दुनिया में कोरोना वायरस को लेकर जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, कोई इसको लेकर चाइना पर सवाल खड़ा कर रहा है तो कोई इसे अमेरिका की साजिश बता रहा है। हालांकि इस वायरस के कारण दोनों ही देशों को नुकसान हुआ है। चाइना उबर चुका है और अब अमेरिका की बारी है। हालांकि हालांकि ज्यादा नुकसान इटली, स्पेन, ईरान समेत कई दूसरे देशों को भी हुआ है, जहां लाशों के ढेर लग गए हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों की रिसर्च भी हर गुजरते दिन के साथ नए खुलासे कर रहे हैं। कभी पता चलता है कि वायरस चमगादड़ से है, कभी पता चलता है कि पेंगोलिन जिम्मेदार है, तो कभी कुछ और ही कहानी सामने आती है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि कोरोना वायरस के पीछे किसी जैविक हमले की साजिश हो सकती है या नहीं। वैसे तो ये खतरनाक विचार है, लेकिन ऐसा संभव है क्योंकि जो ताजा रिसर्च सामने आया है वो इसी ओर इशारा करता है। हम इस नए रिसर्च से रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसा रिसर्च बेस्ड कंटेंट मिल सके। दोस्तों, आपको ये वीडियो जैसा भी लगे कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों, आपको बताते हैं कोरोना साजिश की असली कहानी, जो वैज्ञानिकों की नई थ्योरी पर आधारित है। क्या कोरोना वायरस है जैविक हमला? एक तरफ अमेरिका इस संक्रमण के लिए चाइना को कटघरे में खड़ा करने में लगा है, तो दूसरी तरफ चाइना कई बार कह चुका है कि चाइना में यह वायरस अमेरिकी सेना के जरिए पहुंचा। आरोपों के इस दौर में लगातार ऐसी थियरीज खबरों और लेखों के रूप में सामने आ रही हैं। कोरोना वायरस को मेडिकल आतंकवाद का नाम दिया जा रहा है, तो कुछ इसे इकोनॉमी तबाह करने का जरिया बता रहे हैं। हालांकि किस देश ने हमला किया और कौन इसका शिकार है, ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। और हो सकता है कि ये बात कभी क्लियर ही ना हो पाए, लेकिन इस मामले में सबसे पहले हमारे लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ये जैविक हथियार होते क्या हैं और कैसे बनाए जाते हैं। क्या होते हैं जैविक हथियार? जैव रासायनिक हथियार युद्ध में उपयोग किए जाने वाले सबसे अमानवीय और खतरनाक हथियारों में से एक हैं। दुनिया के कई विशेषज्ञों ने इनके प्रयोग को अमानवीय बताया है, लेकिन इसके बाद भी शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा अपने दुश्मनों को दबाने के लिए इनका प्रयोग किया गया है। जैव रासायनिक हथियार का उपयोग अनेक तरीकों से किया जाता है। इन्हें किसी व्यक्ति से किसी अन्य व्यक्ति को प्रेषित किया जा सकता है। ये जीवाणुओं को वातावरण में सीधे रिलीज करके भी प्रयोग किए जा सकते हैं। इन जीवाणुओं से फसलों और पशुओं को सीधे सीधे संक्रमित किया जा सकता है। इसके अलावा इन्हें दो हिस्सों में बांटा भी जा सकता है। इनके प्रयोग की कुछ बुनियादी विधियां भी हैं, जैसे इन्हें भोजन और पानी के माध्यम से मानव वेक्टर्स का उपयोग करके सीधे हवा में फैलाकर प्रयोग किया जा सकता है। अधिकांश जैव रासायनिक हथियारों में बैक्टीरिया, वायरस या कीड़ों का उपयोग होता है। इसके अलावा प्रोटोजोआ और कवक का भी प्रयोग इन हथियारों में किया जाता है। हालांकि कोरोना को लेकर शुरू से कयास लगाए जा रहे थे कि ये भी एक बायो वेपन हो सकता है, लेकिन जो ताजा रिसर्च सामने आई है वो सबके कान खड़े करने वाली है, क्योंकि ये उस कड़ी को जोड़ता है जो इसे बायोलॉजिकल हथियार होने की ओर लेकर जाता है। कोरोना की नई कड़ी जोड़ रहा है ये रिसर्च। जिस समय से कोरोना वायरस आउटब्रेक हुआ, उसी समय से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि ये वायरस चमगादड़ से मनुष्य में आया है। कुछ समय बाद ये बात तो साबित हो गई कि सार्स कोरोना वायरस 2 का जीनोम काफी हद तक चमगादड़ में पाए जाने वाले कोरोना वायरस से मिलता है, लेकिन ये 100% वैसा नहीं है। लिहाजा इसी को आधार बनाकर कोरोना वायरस से जुड़े अन्य शोध किए जा रहे हैं, ताकि इसके संक्रमण और इसके कारण होने वाली मौतों को रोका जा सके। लेकिन इस बीच जो बात सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। दरअसल वैज्ञानिकों ने चमगादड़ और पेंगोलिन्स के जीनोम से मैच करवाते वक्त कहा था कि ये वायरस लैब में नहीं बनाया जा सकता है, यानी ये बायोलॉजिकल वेपन नहीं है। लेकिन थियरी सामने आई है वो सटीक बैठती है। उसके मुताबिक ये वायरस चमगादड़ और पेंगोलिन्स यानी दोनों के वायरस से मिलकर बना हो सकता है, जिसका ओरिजिन किसी तीसरे जीव में हो सकता है या कहीं और।
क्या कह रहा है नया वैज्ञानिक रिसर्च? वैज्ञानिकों के मुताबिक नोवेल कोरोना वायरस का जीनोम 96% उस कोरोना वायरस से मेल खाता है जो चमगादड़ों के अंदर पाया जाता है। इससे पता चलता है कि चमगादड़ कोरोना वायरस के रिजर्वायर हो सकते हैं, यानी चमगादड़ों में ये वायरस लंबे समय तक संचित रह सकता है। जबकि वर्तमान में इस कोरोना वायरस से दुनिया पीड़ित है। उसका जीनोम पेंगोलिन्स में पाए जाने वाले कोरोना वायरस के जीनोम से 99% मेल खाता है। लिहाजा विशेषज्ञ इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सार्स कोरोना वायरस 2 चमगादड़ और पेंगोलिन्स दोनों में पाए जाने वाले वायरस से मिलकर तैयार हुआ है। एक तीसरा वायरस ये हो सकता है। इन दोनों में पाए जाने वाले वायरसों ने किसी अन्य जंतु को एक साथ संक्रमित किया हो और अपने इस तीसरे रूप को विकसित किया हो। हालांकि अभी तक उस तीसरे जंतु की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन इस दिशा में एक्सपर्ट्स बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, जो इसे काइमेरा वायरस घोषित कर रहे हैं। क्योंकि जब दो वायरस मिलकर एक तीसरा वायरस बनाते हैं तो उसे काइमेरा वायरस कहा जाता है। काइमेरा में दोनों प्राइमरी वायरस के गुण होते हैं, लेकिन ये पूरी तरह किसी एक से मैच नहीं करता है। यही बात कोरोना वायरस पर भी लागू हो रही है। ऐसा हो सकता है कि दो अलग अलग वायरस जिनसे मिलकर कोरोना डेवलप हुआ हो, उन दोनों ने एक ही वक्त में किसी एक जीव को इन्फेक्ट किया हो, फिर दोनों वायरसों ने कंबाइन करके एक नया वायरस बना लिया हो और तीसरे वायरस यानी कि काइमेरा में नई और अलग प्रजाति के जीवों को इन्फेक्ट करने की क्षमता विकसित हो गई हो। कोरोना के स्पाइकी सेल का रहस्य। कोरोना के काफी सारे लक्षण हैं जो इसे एक बड़ी महामारी के रूप में फैलाने में मददगार है, जैसा कि कोरोना वायरस की ऊपरी सतह पर चारों तरफ स्पाइकी प्रोटीन्स का होना, जो इस वायरस को शरीर की कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करने में मदद करती हैं। इन स्पाइकी सेल्स के जरिए ये शरीर में पहुंचने के बाद आसानी से ऑर्गन सेल से खुद को अटैच कर लेता है। कोरोना वायरस तो पहले से अपना असर दिखाते रहे हैं, लेकिन सार्स कोरोना वायरस 2 के स्पाइकी प्रोटीन्स की खुद को ह्यूमन ऑर्गन से अटैच करने की क्षमता अन्य कोरोना वायरस की तुलना में कई गुना बेहतर है। ज्यादातर रेस्पिरेटरी वायरस अपर या लोअर एयरवेज को इन्फेक्ट करते हैं, लेकिन सार्स कोरोना वायरस अपर और लोअर दोनों एयरवेज को इन्फेक्ट कर सकता है। इस वायरस के बारे में सबसे अधिक खतरनाक बात यह है कि ये वायरस लोगों में संक्रमण के लक्षण दिखाए बिना तेजी से दूसरे लोगों में फैलता है। इसी वजह से इससे संक्रमित व्यक्ति को शुरुआती स्तर पर पहचान पाना काफी मुश्किल होता है और अन्य लोगों में ये वायरस तेजी से फैलता है और ये बायोलॉजिकल वेपन के तौर पर काम करता है, क्योंकि ये किसी तीसरे जीव के जरिए पैदा हुआ है। लिहाजा इसे लैब में बना हुआ भी नहीं माना जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेजर बख्शी जी ने हमें ज्वाइन कर लिया है। मैं उनका बहुत 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 स्वागत करती हूँ। और अभी जो हमने वीडियो देखी उसमें भी कई सारे फैक्ट क्लियर हुए। बिना किसी लेट के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगी प्रार्थना के लिए हमारे साथ में ओके, आई थिंक प्रार्थना के लिए टाइम नहीं है क्योंकि मेजर बख्शी से बहुत सारी बातें करनी है। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारा टॉपिक है जैविक युद्ध और महाशक्ति बनने की होड़, चीन का जैविक हथियार कोरोना महामारी या महासाजिश। निश्चित रूप से ये महासाजिश ही हो सकती है क्योंकि महामारी इस तरीके से फैले ऐसा कभी हुआ नहीं है। 2015 में भी एक ऐसा रिसर्च पेपर आर्टिकल लीक आउट हुआ है जिसमें कि अमेरिका में काम भी चल रहा है और कई सारे न्यूज़पेपर में भी लिखा हुआ आया हुआ है कि इसको महामारी के रूप में क्रिएटेड है। आज हमारे साथ में मुख्य वक्ता के रूप में मेजर जनरल डॉक्टर जीडी बख्शी जी हैं, जो कि सेना पदक विशिष्ट सेवा पदक हैं, भारतीय सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। मैं उनकी प्रोफाइल के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी रेवती को कि स्टार्ट विद द प्रोफाइल ऑफ Major General G.D. Bakshi. Good evening, everyone. I'm really honored to be a part of this webinar and feel privileged to talk about our distinguished guest, Major General G.D. Bakshi, SM VSN. Major General G.D. Bakshi is a retired Indian Army officer. He is from 6th Jammu and Kashmir Rifles, commissioned in the Indian Army from IMA Dehradun in November 1971. G.D. Bakshi has seen more war, insurgency, and terrorism than even an average army man. He was at the China front during 1971 and Punjab at the height of militancy in 1985
Taksir and Kargil in 1987, Kishtwar, Jammu and Kashmir in 2000. He was awarded the Vishisht Seva Medal for commanding a battalion in the Kargil War. Later, he was awarded the Sena Medal for distinguished service in commanding a battalion during counter-insurgency drives. His other awards includes Special Service Medal, Sangram Medal, Operation Vijay Medal, Saina Seva Medal, High Altitude Service Medal, and so on. He has served 2 tenures at the Directorate General of Military Operations and was the first BGS at Headquarters Northern Command, India, where he dealt with information warfare and psychological operations. His books includes The Saraswati Civilization, Bose, and Indian Samurai, and so on. Thank you. Thank you very much. So it's a proud privilege that GD Bakshi ji with us. So sir, over to you. आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टॉपिक पर खुलकर कोई और बात नहीं कर सकता। पूरे वर्ल्ड में 17 करोड़ से ज्यादा लोग इस महामारी से ग्रसित हुए और 34 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जानें खो दी। और ये तो वो आंकड़े हैं जो कि सरकारी आंकड़े हैं, कई लोग तो ऐसे होंगे जिनकी कोई गिनती ही नहीं होगी। कितने परिवार उजड़ गए, कितने माथे का सिंदूर उजड़ गया, शायद उसकी गिनती नहीं है। यदि बायोलॉजिकल वेपन है तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब 34 लाख लोगों की हत्या हुई है। तो आज इसी चर्चा पे हमारे साथ में जीडी बख्शी जी हैं। मैं बहुत मान और सम्मान के साथ में उनको आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू सर। सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। No, sir, you are not audible. Please unmute yourself. No, you can unmute at your part, sir. I'm sending you request. Please unmute only. जी, टेक्नोलॉजी ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया है और इस दौर में हम बहुत कुछ नई चीजें भी सीख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि देश के लिए दिल में जज्बा हो और इतना बिजी होने के बाद में भी जीडी बख्शी जी ने इतना समय निकाला है। यस सर, यू आर अ को-होस्ट, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। जी मोहक जी, ऐसा नहीं है, एक्चुअली सर को होस्ट है, सर अपने पार्ट पे अनम्यूट कर सकते हैं। जी मैं देख रही हूँ आर्मी से हमारे साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं और आज इस टॉपिक पे जी he can join, don't worry, he will be there within a second with us, he is already there. ओके मैं देख रही हूँ इस समय हमारे साथ अनिल भारद्वाज जी जुड़े हुए हैं, बैजनाथ मिश्र जी जुड़े हुए हैं जो कि पत्रकार हैं, अशोक मित्तल जी भी जुड़े हुए हैं और आर्मी से हमारे साथ में काफी लोग जुड़े हुए हैं। मैं सभी को जय हिंद बोलती हूँ क्योंकि आज का टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है और आज इस टॉपिक पर हम निश्चित रूप से बहुत अच्छी चर्चा पर चर्चा करने वाले हैं क्योंकि बहुत दिनों से इस विषय से संबंधित बहुत सारी भावनाएं हमारे मन में उमड़ी हैं। हमने बहुत सारी बातों को सोचा लेकिन आप देखिए जो मेन मुद्दा था उससे हम भटक गए। कोरोना हुआ, बीमारी हुई, हमने सरकारों पे बहुत सारे लालछन लगाए लेकिन हम ये भूल गए कि ये कोरोना आखिर निकला कहां से, कोरोना की आखिर उत्पत्ति कहां से हुई, इसके जनक कौन है और इतने लोग मारे गए उसकी आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन उन परिवारों को दोबारा से सेटल करेगा जिस परिवार में एक ही व्यक्ति कमाने वाला था और आज वो हमारे बीच में नहीं है। तो आज फिर से हमें इस स्थिति को समझना पड़ेगा कि कोरोना महामारी में जो चीन का हेलो, कैन यू हियर मी नाउ? यस सर, वेरी वेल। हेलो
Yes, sir. Yes, sir. I can hear you. थैंक गॉड, थैंक गॉड। चलो Yes, sir. Please कैमरा सर अपना सेट कर लीजिए, आपका उल्टा हो गया है कैमरा। ओहो, अब ये कैमरा उल्टा हो गया है। सर मिसाइल सीधे से उल्टी हो जाती है तो बड़ा मामला गड़बड़ हो हाँ। जाता है। आई कैन इमेजिन। यस सर, यस सर। सर अभी सेट नहीं हुआ है कैमरा। यस सर। जी सर, अपना कैमरा सेट करते हैं। मीनवाइल हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे, उस टॉपिक के लिए मैं मेजर जीडी बख्शी को बता दूं कि हमारे हिंदुस्तान से नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी काफी लोग आज इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं और उनकी उम्मीद भी है कि जो उनके दिल का दर्द है, जो उनके मन की परेशानी है, जो उनके मन की व्यथा है, वो आज जीडी बख्शी जी, क्योंकि एक शेर जब दहाड़ता है ना जंगल में, तो सब लोगों को उम्मीद होती है कि और जानवर भी सुरक्षित होंगे, या और जानवर भी ये कह सकते हैं कि हम भी जंगल के राजा हैं। और बहुत ही कम हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जो इस जज्बे के साथ में हिंदुस्तान की बात को रखते भी हैं और बहुत दमदारी के साथ में इस बात को कहते भी हैं कि हम वो कर सकते हैं जो और लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं। आज भी देखिए हिंदुस्तानी हर जगह, हर फील्ड में सबसे ज्यादा आगे। यस, ओवर टू यू जीडी बख्शी जी, over to you sir। थैंक यू। सॉरी फॉर दैट टेक्निकल ग्लिच। देखिए देवियों सज्जनों, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका बहुत बहुत आभार, खासकर मैडम बंसल का कि उन्होंने मुझे इस बहुत दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम के लिए आमंत्रित किया। मैं कहना ये चाहता हूं कि कोरोना का जो महामारी है, इसने विश्व को झिझोड़ कर रख दिया है। कोई 17 करोड़ लोग, जैसे वो बता रही थी, संक्रमित हुए हैं और जो लेटेस्ट फिगर मेरे पास है उसमें जो है 40 लाख से ज्यादा जो है लोग बेचारे मर गए हैं ऑल ओवर द ग्लोब। $2 ट्रिलियन का हिट हुआ है ग्लोबल इकोनॉमी को। सारी इकोनॉमी का भट्टा बैठ गया है और जॉब लॉसेस हो गए हैं। जिंदगियों, पूरी जिंदगानियां तबाह हो चुकी हैं दुनिया भर में। और कहा हमें जा रहा है कि ये जो पैंडेमिक थी, ये एक नेचुरल जूनोटिक ओरिजिन वाली पैंडेमिक थी, जो कि वुहान की वेट मार्केट से, वहां की जो चमगादड़ें बिकती हैं वहां से हुई। माफ कीजिए, ये जो जूनोटिक थ्योरी है इसमें बहुत सारे होल्स। ठीक है, सबसे पहले तो जो वुहान की वेट मार्केट है उसमें चमगादड़ नहीं बिकती। चमगादड़ वहां से जो है, बाकी सब किस्म के जानवर बिकते हैं, चमगादड़ नहीं बिकती। और चमगादड़ वहां से 550 किलोमीटर दूर नानजिंग की गुफाओं में ही पाई जाती है। तो ये जो चीज कही जा रही है कि ये चमगादड़ से उत्पन्न हुई, नॉर्मली डायरेक्ट चमगादड़ से ह्यूमन ट्रांसफर नहीं हो पा रहा, जो कि सार्स एपिडेमिक है, जो कि मर्स एपिडेमिक है। इन सब में एक इंटरमीडिएट होस्ट था। मतलब जैसे कि सार्स में ये जो थी, ये सिवेट कैट से ये मानवों को आई, बैट, सिवेट कैट, ह्यूमन बीइंग। ठीक है। और जो कि मर्स एपिडेमिक थी, और जो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, उसमें ये जो थी, ये बैट से कैमल्स, कैमल से ह्यूमन। और ये 4 और 8 महीनों में पता चल गया था कि इंटरमीडिएट होस्ट कौन था। 18 महीने से ज्यादा हो गए इस पैंडेमिक को शुरू हुए, अभी तक ये नहीं पता चला है कि इंटरमीडिएट होस्ट कौन सा है। और अटकल तो ये लगाई जा रही है कि इंटरमीडिएट होस्ट कोई है ही नहीं, क्योंकि ये नेचुरल वायरस नहीं है, इसका इजाद एक लेबोरेटरी में किया गया है। देखिए, जब ये शुरू हुई थी पैंडेमिक, तो उस वक्त नेचर एक बहुत रिप्यूटेड जर्नल है, बहुत रिप्यूटेड जर्नल है मेडिकल साइंस का, सॉरी नॉट नेचर, लैंसेट में
एक बहुत रिप्यूटेड जर्नल है मेडिकल साइंस का, उसमें कोई 27 माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने मिलकर एक आर्टिकल लिखा था कि साहब इसमें चीन का कोई दोष नहीं, ये नेचुरल एपिडेमिक है, ये जो है वुहान की वेट मार्केट से ये स्टार्ट हुई। तो आज पता चला है साहब, हाल में आके पता चला कि इस आर्टिकल के जो मुख्य लेखक थे पीटर दजाक, ये नाम बड़े ध्यान से सुनिए, पीटर दजाक, ये इको हेल्थ अलायंस एक एनजीओ है अमेरिकन, उसके हेड। ये डॉक्टर फाउची के बहुत नजदीक थे। डॉक्टर फाउची आप जानते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के बॉस हैं अमेरिका के अंदर। अमेरिका में उन दिनों कोई 2000, मैं 14 से 17 की बात कर रहा हूं, उन दिनों एक रिसर्च चल रही थी जिसे कहते हैं गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च। व्हाट इज दिस गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च? कि इसमें वो जो नेचुरल अकरिंग जो कि वायरस है उसको लेके सूप अप किया जाता है, जेनेटिकली सूप अप करके उसको इस दर्जे तक लाया जाता है कि वो इंसानों के ऊपर हमला कर सके, ठीक है। और फिर वो नकली ऐसी वायरस लेबोरेटरी में बना के उस पे अपने वैक्सीन टेस्ट करते हैं, उस पे दवाइयां, एंटीडोट्स वगैरह टेस्ट की जाती है। इसका मकसद होता है टू ईदर प्रीएम्प्ट नेचर, यानी प्राकृतिक को प्रीएम्प्ट करना, और दूसरा मकसद होता है कि अगर हमारा दुश्मन जैविक युद्ध, बायोलॉजिकल वॉरफेयर हमारे खिलाफ करना चाहता है, वो ऐसी वायरस बनाता है और हम पे छोड़ता है, तो हमारे पास उसका इलाज होना चाहिए। लेकिन ये जो गेन ऑफ फंक्शन वायरस है, ये बहुत ही इसके खिलाफ बहुत लोग इससे घबरा गए। बोले साहब आप ऐसे फ्रैंकेनस्टीन अपनी लेबोरेटरी में बना रहे हैं, जो अगर निकल गए तो जो जो अनर्थ आप नहीं, जिससे बचना चाहते हैं, वो आप खुद अपने सर मारेंगे। इसलिए अमेरिका में कानूनन ये रिसर्च बंद कर दी। डॉक्टर फाउची की चतुराई देखिए, उन्होंने 3.4 बिलियन डॉलर का एक ग्रांट जो है वो पीटर दजाक को दिया कि यही रिसर्च वो चीन की लेबोरेटरी में, वियतनाम की लेबोरेटरीज में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की लेबोरेटरी में जारी रखे, ताकि अगर निकल भी गया तो वो वहां के लोगों को संक्रमित करेगी, ना कि अमेरिका के लोगों को। आज फौची साहब इससे मुकर रहे, लेकिन वो बहुत जो है ही इज अंडर फायर, और बहुत सारे जो रिपब्लिकन सेनेटर्स हैं वो उनकी जो पर्दाफाश कर रहे हैं आज। और इससे साफ जाहिर होता है कि ये जो पीटर दजाक था, ये चाइना की वुहान लेबोरेटरी से बहुत मिला जुला था, उनकी फंडिंग कर रहा था इस रिसर्च के लिए, उसमें मदद कर रहा था। तो इसको चाइना को क्लीन चिट देने का कोई हक नहीं था। लेकिन बदतमीजी की हद देखिए, जब WHO की एक टीम चीन में चेक करने गई वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को, तो ये सज्जन पीटर दजाक उसके अंदर एक बड़े सीनियर सदस्य के रूप में गए और दोबारा जाके ये इन्होंने क्लीन चिट चाइना को दी। सही मानों में इनको अपने आप को इस इन्वेस्टिगेशन से रिक्यूज करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनको कोई अधिकार नहीं था उस इन्वेस्टिगेशन में होने का, क्योंकि इनके हाथ खुद रंगे हुए, ठीक है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि पीटर दजाक साहब ने जो क्लीन चिट पहले दी थी फरवरी 2020 में, और इस साल जो फिर क्लीन चिट देने की कोशिश की है, वो बिल्कुल सस्पेक्ट है। जो टीम WHO की चीन में गई, चीन ने उसे 15 दिन होटल में क्वारंटाइन कर दिया कि 15 दिन तो साहब आप होटल से बाहर नहीं निकल सकते। 15 दिन में उन्होंने अच्छी तरह से वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ जो वायरोलॉजी है उसकी साफ सफाई, चमका दिया, धो दिया, वैक्यूम क्लीन कर दिया, और फिर 3 घंटे के लिए इस टीम को वहां जाने दिया।
वहां जब ये टीम गई, कोई ब्लड सैंपल नहीं देखने दिए, कोई लैब रजिस्टर नहीं देखने दिए, कोई कंप्यूटर डेटाबेस नहीं चेक करने दिए, कोई जो लेबोरेटरी के वर्कर थे उनको इंटरव्यू नहीं करने दिया। मतलब ये एक मजाक था इंक्वायरी के नाम पे, शरेआम एक बहुत भद्दा मजाक। और जब वहां से लोग आए वापस, इसका मकसद था कि चीन की हिमायत करना, चीन को क्लीन चिट देना, चीन को गंगा जल से धुला हुआ तुलसी का पत्ता बना। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके चलते आज जो क्लीन सर्टिफिकेट, जो क्लीन चिट दी गई थी अमेरिकन इलेक्शन के दौरान, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो थे वो बहुत इसके खिलाफ बोल रहे थे चीन के, और सही कह रहे थे वो, तो उस वक्त उनको बोला गया कि ये तो सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, ये तो सब था, ये महज महज के अटकलें हैं, असली में ये नेचुरल बाय। देखिए साहब, अब जो है निकोलस वेट, एक बहुत टॉप साइंटिस्ट हैं, आपके बहुत टॉप साइंटिस्ट हैं, जो कि बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट है, जो कि टॉप जर्नल है साइंटिफिक वर्ल्ड में। उसमें एक बहुत ही डिटेल्ड लेख लिखा है जिसमें उन्होंने साबित कर दिया है कि ये एक नेचुरल वायरस नहीं थी। ये जो थी, इसमें सार्स का जो हुक मॉलिक्यूल था उसको स्प्लाइस करके जेनेटिक इंजीनियरिंग से, जो कि बैट कोरोना वायरस की बैकबोन से जोड़ा गया, गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च में कहां पे जोड़ा गया? वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। देखिए साहब, ये है तो एक मेडिकल इंस्टीट्यूट। आप मुझे बताएं कि जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, क्या उसके हेड कोई फौजी है, कोई फौजी अफसर है? जी नहीं, उसके हेड हमारे सिविल डॉक्टर्स। लेकिन जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, उसके हेड पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए के दो मेजर जनरल हैं, मेरी रैंक के मेजर जनरल डॉक्टर शी जेंगली और चाओ वेई। ये दो उनके टॉप वायरोलॉजिस्ट किसके? पीपल्स लिबरेशन आर्मी के। मतलब ये तमाम प्रोग्राम उनकी सेना चला रही, क्योंकि ये जैविक युद्ध का एक हिस्सा है। ये जो डॉक्टर शी जेंगली थी, इसको पैसे दिए पीटर दजात ने कि वो जरा बैट कोरोना वायरस पे रिसर्च जारी रखे, ठीक है। और ये पैसे की खैर चीन को कोई कमी नहीं, लेकिन मैडम शी जेंगली ने फिर नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी में डॉक्टर राल्फ बैरिक, एक बहुत बड़े जेनेटिक एक्सपर्ट हैं वायरोलॉजी के, उनकी मदद की। और ये जो उसने थ्योरी बनाई थी, 4 पेपर छापे थे जो कि कंप्यूटर पे आए थे, 4 पेपर छापे थे। और ये जो पेपर हैं, ये उसमें उसने बताया था किस तरह वो सार्स का प्रोटीन मॉलिक्यूल, वो हुक मॉलिक्यूल, जो कि आदमियों के सेल से जाके उसको अपने आप को हुक कर लेता है और आदमी को बीमार करता है। बैट कोरोना वायरस को मौका मिलता है हमारे ह्यूमन सेल्स में घुसने का, नहीं तो वो नहीं आ सकती ह्यूमन सेल्स के अंदर। बैट कोरोना वायरस कोविड जो थी, ये बैट से ह्यूमन में ट्रांसफरेबल नहीं थी। जानबूझ के लेबोरेटरी में चीन की मिलिट्री अफसरों ने इसे बैट से ह्यूमन को कन्वर्टेबल, को ट्रांसफरेबल बनाया, ठीक है। कोरोना मतलब कॉमन कोल्ड जैसा होता है, ये बहुत तेजी से फैलता है और आप लोग देख रहे हैं तभी इसने कैसी महामारी की है। और ये महामारी का कारण ये था कि एक लेबोरेटरी में सर आपकी वॉइस ये बैट कोरोना की बैकबोन के ऊपर इसको लगाया गया, ठीक है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सन 2015 में ये रिसर्च शुरू हुई। सन 2015 में जू देजोंग नाम का एक और चाइनीज एयरफोर्स का साइंटिस्ट था,
उसने और 18 वैज्ञानिकों ने चीन के मिल के पेपर लिखे थे, जो कि उन्होंने अपनी हाईएस्ट लीडरशिप जो शी जिनपिंग है उसके पास 24 बार उन्होंने प्रेजेंटेशन करी। उसमें कुछ मुख्तलिफ पहलू मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ। नंबर एक, उन्होंने कहा कि जो सार्स की वायरस है ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड है और ये खासकर बनाई गई चाइना पे जैविक युद्ध छेड़ने के लिए। जरा प्लीज इस चीज को ध्यान से समझे। यानी चीन की परसेप्शन में उसके खिलाफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड वायरस छोड़ी गई है। चीन के खिलाफ उसकी सोच में उसके खिलाफ बायोलॉजिकल वॉरफेयर वेज किया गया है। इसका मतलब चीन की परसेप्शन में वो जस्टिफाइड है दुनिया पर पलटवार करने का जैविक हथियारों के साथ। जैविक हथियारों के साथ वो दुनिया पे पलटवार कर सकता है। ये जो जू देज़ोंग का जो पेपर था उसमें उसने कहा कि किस तरह जो आजकल फ्रीज ड्राई की जा सकती है, अगर हम बायोलॉजिकल वॉरफेयर के एजेंट बनाएं उनको फ्रीज ड्राई कर सकते हैं, काफी महीनों सालों तक स्टोर किया जा सकता है और फिर फ्रोजन फूड के जरिए उसे दुनिया में कहीं भी चुपचाप चोरी छुपे पहुंचाया जा सकता है। किसी रेस्टोरेंट में जाके, किसी टॉयलेट में जाके, धारावी की स्लम में जाके छोड़ा जा सकता है और वहां से वो ऐसे फैलेगा जैसे कि आपने देखा कोरोना को फैलते हुए। और चीन को ट्रेस बैक करने का कोई तरीका नहीं है। इस पेपर में उन्होंने लिखा कि इस तरह से, इस प्रकार के हमले से चीन बगैर पकड़े गए जाते हुए जो मेडिकल केयर सिस्टम है किसी भी देश का उसको तबाह कर सकता है, उसकी इकोनॉमी का सत्यानाश कर सकता है। ठीक है साहब। और ठीक यही डिजाइन चीन ने अनफोल्ड किया। चीन ने बड़ी चतुराई से ये चीज अनफोल्ड की। अब पूरी दुनिया कह रही है कि साहब ये नेचुरल एपिडेमिक नहीं, ये नेचुरल एपिडेमिक नहीं। और मैं जरा आपको एक दो सबूत और पेश करना चाहता हूं। देखिए, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट और एक नॉर्वेजियन साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा, जब उन्होंने ये स्टडी किया बैट कोरोना वायरस की बैकबोन पे किस तरह जेनेटिकली जोड़ा गया एक सार्स के हुक मॉलिक्यूल को, तो उन्होंने जब उसको तफसील में स्टडी किया, उन्होंने देखा कि 4 पॉजिटिवली चार्ज जो है अमीनो एसिड एक के साथ एक उसमें जुड़ी। देखिए, आप सब और मैं इतनी फिजिक्स या केमिस्ट्री तो जानते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करें, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज उसको हेल्प करता है नेगेटिवली चार्ज ह्यूमन सेल्स के साथ अटैच करना। ठीक है। लेकिन नेचर में ऐसा हो नहीं सकता कि 4 पॉजिटिव, अगर 2 पॉजिटिव चार्ज भी आए इकट्ठे हो जाएं तो शक की गुंजाइश है। ये कैसे 2 पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो गए, वो तो रिपेल कर देता। 3 आए तो आपको बहुत शक होना चाहिए, लेकिन अगर 4 पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे एक मॉलिक्यूल में है, 4 अमीनो एसिड पॉजिटिवली चार्ज, तो इसका मतलब साहब ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड जेनेटिकली इंजीनियर्ड वायरस है। मतलब इसमें तो आप कोई शक नहीं रहे। कुछ और बड़ी दिलचस्प खबरें आई हैं, कुछ और बड़ी दिलचस्प खबरें आई हैं कि साहब ये सन 2013 के अंदर वो 14 सॉरी में जो है यूनान के नानजिंग के ऊपर और वुहान के कोई 550 किलोमीटर दूर कुछ गुफाएं हैं जहां पे पुराने डिसयूज्ड कॉपर माइन थे। वो कॉपर माइन चमगादड़ों से भरे हुए, तो वहां पे जब वो साफ करने कुछ चाइना के वर्कर गए तो वो लोग बड़ी बुरी तरह से बीमार हो गए और उनके सिम्टम ठीक वही थे जो कोरोना के सिम्टम हैं। मतलब जब उनके लंग के एक्सरे लिए गए तो कोरोना के पैचेस जो धब्बे हैं वो उनके फेफड़ों में देखे गए। एकदम से शी जिन जो डॉक्टर शी जेंगली है
जो कि हेड है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की, मेजर जनरल, उसने अपनी टीम भेजी और वहां से खूब सारे बैट कोरोना सैंपल, कोई 550 बैट कोरोना सैंपल लेके आई और बाद में इसी बैट कोरोना सैंपल का 96.4% मैच हुआ है कोविड-19 के साथ। और जो मैच नहीं हुआ है वो था जो कि लेबोरेटरी में जानबूझ के उससे जोड़ा गया सार्स का हुक मॉलिक्यूल प्रोटीन। थोड़ा टेक्निकल है लेकिन अब सब लोग इतने दुखी हो चुके हैं कोरोना से कि मुझे पूर्ण यकीन है कि आप समझ चुके हो। तो देखिए साहब, उनकी थ्योरी ये है, अब पूरी दुनिया कह रही है, खासकर अमेरिका में फौची साहब बहुत दबाव के अंदर है और दुनिया के और बिल क्लिंटन ने एक बार फिर कहा है कि चीन को $10 ट्रिलियन का मुआवजा देना चाहिए क्योंकि उसकी लेबोरेटरी से ये एक्सीडेंटली लीक हो गया है। हमने साहब बड़ा अध्ययन किया है अपनी फौज के, यहाँ पे मैं जो रिटायर्ड हमारे सैनिक हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं सर्विस में था मैंने मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में काम किया है जहां मैं न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेयर की स्टडी कर रहा था। उसका जिम्मा चार्ज मेरे पास था कि इसके खिलाफ बचाव कैसे किया जाए। ठीक है साहब। तो उस वक्त हमको चीन की फौज की एक दो सीनियर कर्नल की लिखी हुई किताब मिली थी कि अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर, कि अगर चीन अमेरिका जैसी महाशक्ति से लड़के जीतना चाहता है तो उसको जो है अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर करना पड़ेगा, विदाउट रूल्स, विदाउट रेगुलेशन, कोई नो होल्ड्स बार्ड। और उसमें उन्होंने कहा कि हम टेररिज्म का इस्तेमाल करेंगे, बायोलॉजिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल, केमिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, क्रिप्टो करेंसी वॉरफेयर, सबका इस्तेमाल करके अपने दुश्मन को बगैर लड़े घुटने टिका दे। ये तो उन्होंने लिखी थी, कोई 2019 की बात है। लेकिन उसके पश्चात कई सारी किताबें एक लेफ्टिनेंट जनरल चीन के उसने लिखी और सन 2017 में चीन की जो ऑफिशियल मिलिट्री डॉक्ट्रिन है, जिसको कहते हैं साइंस ऑफ मिलिट्री स्ट्रैटेजी, उसमें एक नया चैप्टर जोड़ा गया, किस तरह जैविक युद्ध लड़ा जा सकता है, किस तरह हम वायरस को वेपनाइज कर सकते हैं। देखिए, चीन ने बाकी दुनिया के सारे देशों के साथ मिलकर एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर कन्वेंशन है जो कि बैन करता है बायोलॉजिकल वॉरफेयर, उसको चीन ने हस्ताक्षर किया हुआ है। जब चीन ने उसको हस्ताक्षर किया हुआ है, आप बताइए कैसे वो अपने ऑफिशियल मिलिट्री डॉक्ट्रिन में बायोलॉजिकल वॉरफेयर इस्तेमाल करने की बात कर सकता है। ये अपने आप में एक जुर्म है जिसके लिए चीन को आड़े हाथों लिया जा सकता है। लेकिन साहब, चीन ने केवल बात ही नहीं करी, उसने असली में जैविक युद्ध छेड़ दिया है। देखिए, अब खबरें आ रही हैं कि नवंबर के महीने में ही पहला जो पेशेंट था कोविड का वुहान में, चीन ने माना था कि 8 दिसंबर 2019 को हुआ था। लेकिन उसके पहले खबर है कि 3 जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के लोग थे वो संक्रमित हो चुके थे कोरोना में 1 महीना पहले नवंबर में। जनवरी के महीने में चीन ने एक वैक्सीन बना लिया था कोरोना का और उसने जो है रेमडेसिविर का यूज पेटेंट फाइल किया था। भाई, यूज पेटेंट आप दवाई का तभी फाइल कर सकते हैं जबकि आपने 2-3 महीने उस पर प्रयोग किया है। इसका मतलब आपको मालूम था तकरीबन सितंबर अक्टूबर 2019 से 3 महीने पहले की साहब ये कोरोना वायरस है। लेकिन चीन का नाटक देखिए, जब 8 दिसंबर को कोरोना वायरस फैलनी शुरू हुई, उसने बड़ा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया, सारी आवाजाही बंद कर दी चीन के अंदर। वुहान से बेजिंग, शंघाई, ये वायरस नहीं गई, लेकिन चीन ने एयरपोर्ट वुहान के खुले रखे ताकि वहां से लोग न्यूयॉर्क जाएं, यूरोप जाएं, भारत जाएं, जापान जाएं। क्यों?
क्या मंशा थी चीन की? जब अपने देश को बचाने के लिए सबकी आवाजाही रोक दी, तो मुझे बताइए कि लोगों को लगातार 25 फ्लाइट्स अ डे, एक दिन के 25 फ्लाइट जहाजों की न्यूयॉर्क जा रही, इटली जा रही, भारत आ रही थी, जापान आ रही थी, ताकि पूरी दुनिया इससे संक्रमित, और उसमें संक्रमित लोग बैठ बैठ के सब दुनिया जा रहे थे। चीन ने क्यों नहीं रोका? चीन ने दुनिया को आगाह क्यों नहीं किया? उसके उल्टे चीन ने डब्ल्यूएचओ के टेड्रोस साहब से मिलकर दुनिया को इसमें धोखे में रखा। पहले उन्होंने बोला दिसंबर के आखिर में कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफरेबल नहीं है, ट्रांसमिसेबल नहीं है, और बड़े जाके जब ताइवान ने हल्ला किया, उसके बाद जाके इसको डब्ल्यूएचओ ने एक पैंडेमिक जाके घोषित किया। ऑलमोस्ट तब तक मार्च हो गया था, यानी 2-3 महीने चीन ने इसको खूब फैलाया, खूब फैलाया। तो जो जो कोरोना वायरस का स्ट्रेन भारत में आया था, वो वुहान वाला था। वुहान में जो स्ट्रेन छोड़ा था, वो हल्के वाले, ठीक है, ताकि चीनियों को खुद ज्यादा नुकसान ना हो, ठीक है। और वो जो स्ट्रेन जब भारत में आया तो फैला तो बहुत, लेकिन उससे नुकसान इतना नहीं हुआ। फर्स्ट वेव में इतनी मौतें नहीं हुई। फिर हैरत की बात यह है कि हालांकि ये वायरस वुहान में शुरू हुई थी, क्या वजह है कि ये चीन में म्यूटेट नहीं हुई? क्या वजह है कि केवल चीन के दुश्मन देशों में ये वायरस म्यूटेट हुई है? सेकंड म्यूटेशन, थर्ड म्यूटेशन की बात हो रही है, वो भारत में हुई, जापान में हुई, वो ब्राजील में हुई, वो इंग्लैंड में हुई, लेकिन चीन में नहीं हुई। ये कैसी हैरत अंदेज बात है? भारत में हुई, साउथ एशिया में, पाकिस्तान में नहीं हुई, बांग्लादेश में नहीं हुई, श्रीलंका में नहीं हुई, ये खास भारत में क्यों हुई? क्योंकि ये जानबूझ के ये सेकंड म्यूटेशन इसलिए बनाई गई कि पहली म्यूटेशन से भारत का खास नुकसान नहीं। देखिए साहब, मैं आपको कहना चाहता हूं कि अब पूरी दुनिया तकरीबन मान रही है कि ये एक्सीडेंटल, ये लेबोरेटरी में बनी वायरस है, और शायद एक्सीडेंटली वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से लीक हो गई, लेकिन चीन ने जानबूझ के इस पे पर्दा करना चाहा, इसको छुपाना चाहा, और पूरी दुनिया को संक्रमित होने दिया। तो चीन कल्पेबल है, लेकिन जो मैं इल्जाम लगा रहा हूं वो उससे आगे है। देखिए, द्वितीय महायुद्ध में जब जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया था, उन्होंने अपने ही पोस्ट पे दुश्मन की ड्रेस डाल के हमला किया था, और उसका बहाना लेके युद्ध शुरू कर दिया था पोलैंड से। ठीक ये 1939 की बात। ठीक इसी तरह जापान ने जब चीन पे हमला किया था, तो मुगडेन नाम के एक शहर में उनका पोस्ट था, जापान का अपना पोस्ट था, उस पे चीनी ड्रेस डाल के उन्होंने हमला कर दिया था। मतलब ये दोनों स्टेज्ड अटैक थे, नकली अटैक। तो एक शक सा, बहुत भारी शक का दायरा पड़ रहा है, क्या ये जो एक्सीडेंट वुहान में हुआ, जिसके जरिए ये जो वुहान वायरस लीक हो गई, क्या वो स्टेज्ड, जानबूझ के किया नकली एक्सीडेंट था? देखिए साहब, बहुत गंभीर इल्जाम। यानी चीन ने जैविक युद्ध के तौर पे ये जानबूझ के बायोलॉजिकल वॉरफेयर छोड़ा। एक और चीज की तरफ मैं आपकी तवज्जो, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 8 दिसंबर को पहला जो है पेशेंट वुहान में कोरोना वायरस से, पेंडेमिक से, कोविड से संक्रमित हो जाता है, वो ऑफिशियली मान लेते, और फिर ये पेंडेमिक शुरू हो जाती। 28 दिसंबर को, 8 दिसंबर को ये होता है, महज 20 दिन बाद चीन जो है वो ताइवान पे चढ़ बैठता है, साउथ चाइना सी में चढ़ बैठता है, जापान के खिलाफ एक्सरसाइज और धमकियां देनी शुरू कर देता है, और फिर मार्च अप्रैल के महीने में वो भारत पे, लद्दाख में तकरीबन चढ़ाई कर देता है। अगर किसी देश में गलती से, नेचुरल तरीके से कोई
कोई पैंडेमिक बीमारी महामारी फैल गई हो या एक्सीडेंट से फैल गई हो, क्या वो देश दुनिया भर से लड़ने को आतुर होगा? क्या वो देश दुनिया भर से दादागिरी करेगा, सैनिक दादागिरी? देखिए साहब, ये बहुत ही गंभीर बात है और ये साफ इससे जाहिर है कि ये हमें तो अब डर लग रहा है कि ये कोई एक्सीडेंट भी नहीं, ये तो जानबूझ के किया हुआ एक दिखावे का एक्सीडेंट है, जिसके जरिए चीन ने अपने ही इलाके में वो छोड़ा, वो वायरस जिसकी तैयारी उसने कर रखी थी, जिसके वैक्सीन उसने बना रखे थे, जिसकी दवाई उसने बना रखी थी, अपने को तो उसने फटाफट ठीक कर लिया। आज उसकी इकोनॉमी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रही है, जबकि भारत की इकोनॉमी दुनिया की इकोनॉमी का उसने भट्टा बिठा दिया। और वो अब अमेरिका को बोल रहा है, धमकी दे रहा है कि हमसे मत टकराना। तो पहले तो जो बाइडेन साहब ये मान नहीं रहे थे, डेमोक्रेट, वो सोच रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप साहब जानबूझ के चीन की तरफ ध्यान बटा के इलेक्शन जीतना चाहते हैं। लेकिन अब जो बाइडेन भी कह रहे हैं, लगता है ये एक्सीडेंट है और उन्होंने 90 दिन दिए हैं अपनी CIA वगैरह को कि आप पता करिए कि ये नेचुरल था या एक्सीडेंट। इसके ऊपर अब जांच पड़ताल हो रही। देखिए, जहां तक भारत का सवाल है, हमारे 3 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं और 3 लाख भारतीय मारे जा चुके, शहीद हो चुके हैं कोरोना के चलते। हर परिवार में नुकसान, दिल्ली में नुकसान हुआ है सबसे ज्यादा। मैं जब था तो लोग मुझे बेचारे रो रो के फोन कर रहे थे कि हमको इमरजेंसी वार्ड में बेड दिलवा दीजिए, हमें ऑक्सीजन दिलवा दीजिए, हमें रेमडेसिविर दिलवा दीजिए, दवाई दिलवा दीजिए। मतलब आदमी का दिल टूट जाता था। डॉक्टर रो रहे थे कि नहीं है साहब, कितना बुरा हाल हुआ। जो सारे युद्ध हमने लड़े हैं 1947 से लेके आज तक, उसमें 3 लाख भारतीय नहीं मारे गए। 3 लाख क्या, 30,000 भी शायद नहीं मारे गए। और यहाँ तो 3 लाख भारतीय मार डाले हैं चीन ने जैविक युद्ध छेड़कर। क्या चीन को कुछ नहीं कर सकती दुनिया? क्या चीन हंसते हुए झेल लेगा, ठेगा दिखाएगा पूरी दुनिया को? ये कहां तक जायज है? अगर हमने चीन को छोड़ दिया, उसको आड़े हाथ नहीं ली, तो चीन तो करता जाएगा साहब। फर्स्ट वेव आई, हमने मुकाबला किया, सेकंड वेव आई, हमने मुकाबला किया, अब थर्ड वेव आएगी, फिर चौथी वेव आएगी, फिर 5वीं, फिर 10वीं। क्या हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे? हम लॉकडाउन में रहेंगे, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, आपके रिश्तेदार मरते रहेंगे और चीन ठेगा दिखा के हंसता रहेगा? जी नहीं साहब, ऐसा हो नहीं सकता। चीन को कीमत चुकानी पड़ेगी, नहीं तो वो करता रहे, नहीं तो वो बाज नहीं आता। इसलिए हमको अपनी आवाज उठानी चाहिए ताकि चीन को नेम और शेम किया जाए। दुनिया के समस्त देश मिलकर उस पर दबाव डालें। जिस तरह इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, जो कि बड़ी इंट्रूसिव इंस्पेक्शन कर सकती है न्यूक्लियर प्लांट की सारी दुनिया में, इस तरह हमको बायोलॉजिकल वॉरफेयर कन्वेंशन को रीराइट करना पड़ेगा और एक इंटरनेशनल वॉचडॉग बॉडी बनानी पड़ेगी, जो जहां भी वायरोलॉजिकल लेबोरेटरियां हैं, चाहे चीन में, चाहे अमेरिका में, चाहे कहीं और, उनका इंस्पेक्शन करने का जिसे हक हो। इंट्रूसिव इंस्पेक्शन, ये जो मजाक चीन ने हमारे साथ, दुनिया के साथ किया है, वैसा वो ना कर। मैं एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगा, वैश्विक स्तर पे कोई 17 करोड़ लोग संक्रमित हुए हैं, कोई 40 लाख मारे गए। भारत, हमारे देश के स्तर पे कोई 3 करोड़ लोग संक्रमित हुए हैं और कोई 3.5 लाख से ज्यादा लोग मर चुके। कौन इसका जिम्मेदार? कौन इसकी जिम्मेदारी देगा? क्या हम चुपचाप से डर के मारे चीन को आड़े हाथ नहीं लेंगे? चीन बहुत ताकतवर है। ये किस किस्म की बुजदिली? ये बहुत खराब, ये बहुत ही कायराना हरकत होगी, क्योंकि इससे चीन को प्रोत्साहन मिलेगा कि वो करता जाए, करता जाए।
दुनिया को बीमार करे, बगैर एक गोली चलाए हमारी इकोनॉमी का सत्यानाश करे, हमें घुटने टिका दे बगैर लड़े। चीन आप जानते हैं गलवान में पिछले साल पिटा, उसको समझ आ गया कि वो लड़ाई के मैदान में हमारे बहादुर सिपाहियों से लड़ नहीं सकता। क्या ये तरीका जैविक युद्ध के ये तो बहुत ही घृणात्मक कार्रवाई, दिस इज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। हिटलर के पास भी द्वितीय महायुद्ध में बहुत सारे जैविक हथियार थे, केमिकल हथियार थे, लेकिन उसने एक का भी इस्तेमाल नहीं किया। चीन अभी कल चीन ने अपनी 100वीं शताब्दी मनाई है अपने कम्युनिस्ट सरकार। क्या चीन की कम्युनिस्ट सरकार इस तरह का जेनोसाइड करे जिसमें 4 बिलियन दुनिया के लोग मारे जा चुके हैं और मरते जा रहे हैं, तो उसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा साहब? नहीं, मैं समझता हूं अब समय आ गया है कि आप और मैं अपनी आवाज उठाएं, दुनिया अपनी आवाज उठाए, दुनिया के देश मिलकर चीन पे दबाव डालें, अच्छा भारी दबाव डालना पड़े। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय भारत, जय हिंद। अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो आई लाइक टू टेक देम। थैंक यू। मेजर जनरल जीडी बख्शी जी, आपने जो फैक्ट हर हिंदुस्तानी के दिल में था, उस हर फैक्ट को आप सामने लेकर आए हैं। आज जिस तरीके की स्थिति देख रहे हैं कि आज जितने भी युद्ध हुए 30,000 सैनिक हमारे मारे नहीं गए, लेकिन इस जैविक महामारी ने हमारे लाखों परिवारों को उजाड़ दिया है। अभी तो सिर्फ हम उनकी गिनती कर रहे हैं जो परिवार हमारे जो लोग मर गए हैं, पर आप देखिए उनके पीछे जो परिवार छूटा है, जिसका एक ही व्यक्ति कमाने वाला था, आज उसकी स्थिति देखिए बद से बदतर है। वो परिवार भी आत्महत्या को अग्रसर है और उसमें से कई ऐसे परिवार हैं जिनको मैं खुद जानती हूं कि सिर्फ बच्चियां रह गई हैं, ना माँ है ना पिता है। जवाब दीजिए, कौन इस चीज के लिए जिम्मेदार होगा? निश्चित रूप से चीन इसके लिए जिम्मेदार है। कुछ प्रश्नों के साथ में हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। आप में से जिस किसी के प्रश्नों, प्लीज अपने हैंड रेज कर दीजिए ताकि हम प्रश्नों को ले सकें। और मैं जीडी बख्शी जी को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि सर आप अकेले नहीं है इस मुहिम में। ये हर हिंदुस्तानी जो यहाँ इस कार्यक्रम में जुड़ा हुआ है या फेसबुक के माध्यम से जुड़ा हुआ है, उस हर व्यक्ति के दिल की आवाज ये है कि जीडी बख्शी एक ऐसी पहल शुरू करें जिसमें कि हम आगे बढ़कर चीन का सामना कर सके और चीन को मुंह तोड़ जवाब दे सके कि जिस तरीके से चीन अपने आप को सोच रहा है कि महाशक्ति बनकर वो सब कुछ कर लेगा और हिंदुस्तान को घुटने टिका देगा, तो ये भूल जाए। तो मैं कुछ प्रश्नों को लेना चाहूंगी। हमारे साथ अमेरिका से सलील गुप्ता जी हैं। जी सलील गुप्ता जी, सभी से निवेदन है क्वेश्चन प्लीज शॉर्ट में रखिए जिससे कि आंसर ज्यादा से ज्यादा ले सके। जी। Thank you, Major Bakshi. It was a very good talk, and I just want to say some of this information leaked within 2 weeks after last year in US. But you know, the political climate is it was all drowned, and it was all conspiracy. But you are right. अब ये conspiracy नहीं, ये real story है. And so I'm so happy that you are able to completely do your talk, because I was worried that you will be stopped, because there are so many people who don't want this to be in the public image. And if you can send me the original article, जो 27 microbiologist ने Lancet में दिया था, then I will appreciate. Thank you. Thank you very much. You are absolutely right. In the highly charged, polarized atmosphere of the US presidential election, ये जब उस वक्त सब जानकारी थी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, और उस वक्त बिल्कुल इसको पू किया गया, मजाक उड़ाया गया जिसने भी ये बात करी, और कहा गया कि ये तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। यहाँ तक कि फेसबुक, अगर आप कुछ इस पे अपनी फेसबुक पे डालते तो आपको वो बैन कर रहे थे फेसबुक से, और बहुत लोगों को बैन किया, एक बार 3 दिन के लिए बैन किया फेसबुक ने ये सब लिखने के। आज वही चीज वो सब संज्ञान में है पूरी दुनिया की। ये पर्दाफाश हो गया है क्योंकि अंडर द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, जो अमेरिका के रिपब्लिकन पार्टी वाले हैं और लोग हैं, साइंटिस्ट हैं,
उन्होंने ये सारे फैक्ट ढूंढ निकाले और अब मुझे उम्मीद है कि चीन को आड़े हाथ दिया जाएगा। और ये जो पेपर है लैंडसेट का, आप जरा लैंडसेट पे जाएं और आप सीधा गूगल करें पीटर दज़ैक के नाम पे, तो आपको ये पेपर आप खुद डाउनलोड कर सकते हैं। आई ट्राई एंड सेंड इट अक्रॉस टू यू। मेरे को उनका नाम भेज दीजिए, मेरे को नाम और अभी पूरा ठीक तरह समझ में नहीं आ रहा। निकोलस वेड का भी एक पेपर है एटॉमिक बुलेटिन ऑफ साइंटिस्ट में, जिसमें उसने पर्दाफाश किया है। वो फैक्ट ठीक भी है। आपको। जय नेक्स्ट हिंद। क्वेश्चन। जय हिंद। जय हिंद जी। नेक्स्ट मदान जी, जी अपना क्वेश्चन पूछिए। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस। Yeah, can you hear me now? Yes. Yes, thank you, Bakshi Saab. I have no words to describe how grateful we are to you for your services. Thank you, salute. Thank So thank you for your services. So I'm a scientist here working in the US. I'll just say two things. If everybody has access to the internet later on, please go and check the video of Dr. David Asher from the Hudson Institute. According to him, we don't need any more evidence than what we already have. Even in 2016, when China refused to declare coronaviruses as part of their research work in the biological weapons convention, that was ample evidence that they were doing something very sinister and very suspicious. Uske baad, they have done many things, like they kicked out a French company which helped them build the BSL-4 lab in Wuhan. That was another red flag. This was actually recorded by the French intelligence as a possible symptom of weapons program. And in spite of that, people ignored all these warning signs and went ahead and collaborated with them. Forget about everything else. The very fact that it is an extremely repressive regime persecuting its own people is ample evidence not to transfer this kind of deadly technology to them. So David Asher is the name. David Asher, Asher. He's just Google his or go on YouTube and listen to his videos. Spine chilling. You'll get goosebumps. It's extremely frightening. He also says that he cannot go on record because there are some classified information, but he gave some hint that there are some terrorist groups that have been taking an interest in gain of function research. We are living in a very dangerous time because BSL-4 labs are spreading all over the world. They are building more BSL-4 labs. Even if there is nothing sinister, an accidental lab leak, the probability is increasing. That's all I would like to say. Thank you very much. Pranam. Thank you so Namaste. much for that very pertinent piece of information. May I tell you that a year back, the Chinese have opened a virological laboratory in Pakistan under their DRDO equivalent, which is the program being run by the Pakistan Army. All right? The Chinese are also arming Pakistan with these biological viruses so that they can spread it into India through the terrorist network. No wonder Pakistan asked for a ceasefire, because they found that they tried 4 times to take Kashmir, each time they got bashed. Then they tried 30 years of terrorism to try and shake India loose from Kashmir with the help of these local Rudalis, but they again failed. Now they want to do it through biological warfare and drone warfare. And you know that Yes. I'm well aware of the dangers, but I don't give a damn. You see, when I was talking all this, I was putting it on the net. I wrote articles last year. I have again written articles in the Indian Military Review. I have written articles in the Sunday Guardian giving details. Those of you who want to check can go to the Sunday Guardian website and check my articles on staged accident, accidental release or staged accident at Wuhan. You see, that is on the full outlining of the biological warfare program. Do you know what happened? Suddenly I found on the net obituary, my obituary, with my photograph in full military uniform, medals and everything, and
that was saying that Major General Bakshi, very well known TV commentator, वो कोरोना की लड़ाई हार गए और ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे. I started getting a spate of calls from all my friends and colleagues, very worried, and I had to tell them Tiger zinda hai. But when we checked back as to from where had this obituary come, you know, it had come from Nigeria. I don't know how many people know Hindi in Nigeria, but that is from where the intelligence agencies route their messages in case they want to not be found out. So they route it through countries like Nigeria. So either it was China or Pakistan. I am happy that my name is registered in the Chinese camp, the enemy camp of China or Pakistan. It's good for a soldier to be listed in the enemy camp, and that means they are quite unhappy with me. But to hell with them. I think somebody has to speak the truth. The truth must be known to all. We cannot lump it. 3 lakh Indians dead is not small change. Is not something that our government can show any level of hesitation or temerity. We must act in concert with all the global powers, and even India by itself can do damage on the border. The Chinese have realized that. We can hit them back. We must, if they are guilty of this, they must be held to account. Thank you. सर Thank you very टाइगर much, जिंदा है, टाइगर जिंदा भी रहेगा, और टाइगर जब तक है, जब तक पूरे जंगल में कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता. तो मेजर जीडी बख्शी हमारे वो टाइगर है. टाइगर कहे कि हम पूरे देश की शान है कि जीडी बख्शी जब तक अपनी बात को रखते रहेंगे, हर हिंदुस्तानी ये विश्वास रखेगा कि उसकी आवाज को बुलंद करने के लिए मिस्टर बख्शी हैं. तो सर आपको कुछ नहीं हो सकता. यदि कहते भी, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, यदि किसी की मृत्यु की झूठी खबर उड़ा दी जाती है तो उसकी उम्र और ज्यादा बढ़ जाती है. तो आपको तो 150 करोड़ हिंदुस्तानियों की दुआएं पहले से ही लग चुकी हैं सर. Thank you very much. जी ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अभिषेक कुमार से ले लेती हूँ. जी अभिषेक. Hello, sir. First of all, I would like to say that I'm very lucky to be here, and I'm not buttering at all when I say that I'm really a big fan of you, and you're actually one of my role models. I'm not lying about it. So it's really a very proud moment for me that I'm talking to you. I mean, obviously not face to face, but it's much better this way. So my question would be that as you said, that 100 years have been completed of communism in China. So first of all, they say that there is communism in China. And when the virus was released, it was released not only around the world, it was released in China as well. So first of all, the release in China. Second, the atrocities that that China is inflicting upon the Uyghur Muslims that we've been hearing about. And then the blackmailing and all those kind of tortures that billionaires like Jack Ma are facing. So all these things, if we just look at it, why don't the people of China just revolt around? I mean, since they are being a communist country, why don't they just revolt against these things? Thank you for this question. It is a totalitarian state. They monitor your thoughts. Every word that you speak, utter, is monitored, is recorded. Whatever you are saying on Twitter, their equivalent of Twitter is seen with a tooth comb. You can't leave your town and go to some other town without taking permission of the commissar. It is a total, Orwellian state. It is an Orwellian state. 30 million Chinese were killed in Mao's time because of his stupid experiment which created famine. And communism, Stalin
and his Gulag concentration camp, the Chinese concentration camp, the Chinese, the way they have murdered their own citizens. So we hope that one day the people of China will realize and free themselves from this tyranny. Nobody else can help them but themselves. And you are right, what they are doing to the Uyghurs. And look at Pakistan, which talks so much against, India doing this in Kashmir and that in Kashmir. Why are they quiet about the Uyghur Muslims? Why are they quiet? Because China is Exactly, sir. Pakistan is China's cat's paw. And now Pakistan has given a biological laboratory to try and, send biological agents to us to wage war against India now through biological warfare. Will this be the new normal? Idiot countries like Pakistan will also be waging biological warfare, making us sick whenever they want, and we will do nothing because we are too goody-goody, too Gandhian. I'm sorry, sir, I don't think that will work. We will have to raise costs and consequences for such people. Thank you. Right, sir. You are saying absolutely right. I agree with your statement. Yes. Next, we have yes, sir. Please unmute yourself, Dr. Arvind Kumar Kushwaha. Yes, sir. Please unmute yourself. Yes, unmute yourself, Dr. Arvind. Yes, Yes. ma'am. I have a question. Why China does not follow any type of the international treaties like Geneva treaties? Yeah. Why doesn't China not follow any type of the international treaties like a Geneva Convention? Please reply me. Look, China has been flagrantly violating international rules of conduct. You would recall that Philippines had taken China to the International Court of Justice. And the International Court of Justice had ruled against China and in favor of Philippines. And it had said that all China's claims to the South China Sea are untenable. They are wrong. They are incorrect. China showed sheer contempt for the ruling of the International Court of Justice. China is trying to tell the world, jiski lathi uski bhand. But China was made to pay a price. Today, 4 American aircraft carrier battle groups are operate in South China Sea, near Taiwan, East China Sea. The French have sent their aircraft carrier battle group. The British aircraft carrier battle group is heading there. Indian ships, Japanese ships are there. So China has had to pay a price because the world got together, the Quad got together. So I am very sure that we need a absolutely stringent investigation to find out if China is culpable. China is culpable. There is adequate evidence already in the open sources. So we need to now use the intelligence agencies to ascertain this. And if China is culpable, please don't forget that an American lawyer has filed a $20 trillion suit against China in the American Supreme Court. President Donald Trump had asked for $10 trillion compensation from China. But China can't be allowed to get away. China can't murder 4 billion, 40 lakh global citizens for no rhyme or reason. I mean, this is amazing. We will have to get together and act, and when the world so decides, it can put China under pressure. It can take the business away from China. It can take the supply chains away from China. It can put economic sanctions on China. Thank you. Thank you, sir. Today we will, okay, last question. Okay, Sunana, yes. Hello, sir. Respectful greetings. First of all, I would like to have a short and quick question. That, as you have said before, that plenty information is available against China in open source platform.
So what is keeping the international community from an immediate action? And can there be a permanent solution for something like China? Thank you. Fear and cowardice. What is keeping the international community? Fear and cowardice. But once they overcome their fear, they decide to get together and they decide to act. China will be forced to correct its aberrant behavior. China is feeling the heat already. I hope you heard the speech yesterday of Xi Jinping. He had put on a Maoist suit and he was threatening to break the heads of anybody who wants to fight with China or punish China. They are guilty. Their guilty conscience is showing and they are threatening all and sundry. Nobody uses language like we'll break your heads on the steel wall of 1.4 billion Chinese people. We are also 1.4 billion Indians. We don't like the fact that 3 lakh Indians have been murdered. We don't like the fact. And as Madam Bansal very rightly pointed out, not just 3 lakh Indians killed, their families ruined, orphaned, boys and girls without their mom and dad. There is nobody to adopt them. That is the stage they have brought us. What has happened to your economy? It has been ruined. And every time it starts reviving, we get another wave. So we have to get together. We have to overcome our fear and our beautiful Gandhian, nonsense that we like to pride ourselves over, that if somebody slaps us on one cheek, we'll turn the other. Say that to the people whose relations, whose father, mother have died. Say that to those people and say, you are a great Gandhian. You disgust me if you are a Gandhian in such situation. Even Gandhiji had said that non-violence is not cowardice. This is cowardice. Thank you. थैंक यू मेजर बख्शी, यू आर सेइंग एब्सोल्युटली राइट। वो गांधीवादी समय बदल गया, ये बदला हुआ हिंदुस्तान है, ये आज का हिंदुस्तान है। ये घुसेगा भी, मारेगा भी, सर्जिकल स्ट्राइक भी करेगा, और यदि किसी ने आंख उठाकर देश की तरफ देखा तो ये बता भी देगा कि हम किसी से कम नहीं है। तो आज वो समय आ गया है कि इस महामारी के युग में हम चाइना के खिलाफ पूरे देश में मोर्चा खोलें। और सर, मैं आपको पूरे विश्वास के साथ में ये बताना चाहती हूँ कि हमने जब इस प्रोग्राम को कंडक्ट किया, इसके साथ में हमने एक फॉर्म अटैच किया था। 1000 पीपल उन्होंने लिखा कि हम बिल्कुल स्पष्ट चाहते हैं कि चाइना के हर प्रोडक्ट का बहिष्कार किया जाए, हमारी सरकारें उस पे कड़े कानून उठाएं, हमारे जो मिलिट्री के लोग हैं वो उस पे आवाज उठाएं। और ये वेबिनार सिर्फ 1 दिन या 1 घंटे का नहीं होना चाहिए, हर रोज होना चाहिए, हर दिन होना चाहिए। इतनी लाखों की लाखों लाशें जो हमारे देश में बिछी हैं, उसकी हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी चाइना की है और उनको इस चीज का जवाब भी देना पड़ेगा। और कॉम्पनसेशन हमारी सरकारें क्यों दे, चाइना क्यों ना दे? जब वो इस तरीके के काम वुहान में कर रही है, इस तरीके का उन्होंने लैब में किया और उन्होंने प्रॉपर उसकी इंफॉर्मेशन भी नहीं दी, और जब इस तरीके से ये फैल गया तब हाथ खड़े कर लिए। और उसके बाद में आज जब हमारा देश फर्स्ट वेव में वैक्सीन पूरे बाहर भी भेज रहा था, आज चाइना जानबूझ के लोगों की हेल्प कर रहा है कि पड़ोसी मुल्क से भी हमारे रिश्ते उस तरीके के ना रहे। क्योंकि इस थर्ड वेव में हम लोग बहुत कमजोर हो गए हैं, फाइनेंशियल रूप से, इमोशनल रूप से। और वास्तव में आपने सही कहा सर, कितने बच्चे हैं जो स्कूल तक नहीं जा पा रहे। आज देखिए उनकी फिजिकल एक्टिविटीज खत्म हो गई हैं। हम देश के भविष्य को क्या देने जा रहे हैं? तो आज इस सभी चर्चाओं पे सबको चिंतन करना पड़ेगा और एकजुट होकर, क्योंकि ये कार्यक्रम मेजर जीडी बख्शी का नहीं है, डॉक्टर सपना बंसल का नहीं है, ये हर एक हिंदुस्तानी की नैतिक जिम्मेदारी है। 15 अगस्त या 26 जनवरी को राष्ट्रवाद की दुहाई ना दे, हर रोज हर समय ये देश आपको पुकार रहा है और आज समय आ गया है। चाहे जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, चाहे हमारा ये जो चाइना के खिलाफ मुद्दा हो, इस सब में हमारे सभी देशवासी एक हो और ज्यादा से ज्यादा इस फॉर्म को भरें, जिससे कि हम सरकारों के माध्यम से ऊपर तक भी इस बात को पहुंचा सके। तो आइए मैं कार्यक्रम के समापन की ओर लेकर चलती
करती हूँ, मैं श्रेया दुबे को आमंत्रित करती हूँ कि शांति पाठ के साथ में इस कार्यक्रम का समापन करें। श्रेया, ओवर टू यू। Thank you so much, ma'am. We all are aware of the condition of our country. Our family is suffering from this COVID pandemic, and we fought very well till now, and we will win. So, related to this, I would like to sing a song which might motivate us and will do very well in future as well. धूम तो ना तेरे नाना, धूम तो ना तेरे नाना, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या हो, राहों में कांटे बिखरे अगर, उस पर तो फिर भी चलना ही है, शाम छुपा ले सूरज अगर, रात को एक दिन ढलना ही है, रुते ढल जाएगी, हिम्मत रंग लाएगी, सुबह फिर आएगी हो, ये हौसला कैसे रुके, ये आरज़ू कैसे झुके, ये हौसला कैसे रुके, ये आरज़ू कैसे झुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या हो। Thank you so much. Thank you. Yes. Over to you, मेजर बख्शी। थैंक यू वेरी मच। मैं सिर्फ लास्ट में रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सारे समस्त श्रोतागण से कि ये YouTube पे डाला जा रहा है, इसे खूब फैलाएं ताकि ये जागृति हो कि हे अर्जुन युद्ध कर। अगर ये रोकना है ये तमाशा कि कल परसों चौथ, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव में हम फिर दौड़ते भागते ना फिर रहे हो या ऑक्सीजन ढूंढने या कोई और नई दवाई ढूंढने एक नए कोरोना के लिए, तो हमको चीन का सामना करना होगा। दुनिया के वैश्विक स्तर पे देशों को इकट्ठा होकर चीन को दबाव डालना होगा कि इस तरह के तमाशे बंद करें, और जो उसने किया है उसके किए की सजा चीन को मिलना अनिवार्य। जय भारत, जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद, जय भारत। बहुत सही कहा सर आपने, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने इसे फेसबुक का लिंक भी आपको शेयर किया हुआ है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए जिससे कि ये आवाज सिर्फ एक हिंदुस्तानी या दो हिंदुस्तानियों में समेट ना जाए, इसकी आवाज पूरे विश्व के साथ साथ चीन तक पहुंचे कि अब ये बदलता हुआ भारत है जो बोलेगा भी, कहेगा भी और अपने हक को भी मांगेगा। और अब एक भी हिंदुस्तानी अपने प्राण को इस कोरोना महामारी में नहीं गवाएगा। ये तो चीन की जिम्मेदारी बनती है कि अब वो मुआवजा भी दे और हमारे देश के लिए जो उसने किया है उसके लिए वो जाग जाए। इन्हीं सब बातों के साथ में मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ, और हमारे जितने भी फौजी भाई इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं मैं तहे दिल से उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपने ही हमारे मस्तिष्क को हमेशा ऊंचा रखा है। और हम गर्व से कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की फौज वो फौज है जहां
भ्रष्टाचार नहीं है, वो फौज है कि आज हम घरों में सुरक्षित बैठे हुए हैं तो उसका क्रेडिट आपको जाता है। आज एक बच्चे को यदि माँ प्यार से सुला पाती है क्योंकि उसको पता है कि सरहदों पे जो फौजी है वो उसके लिए खड़ा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद मेजर बख्शी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।